अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट important questions on the story Toba Tek Singh, and this question is widely and frequently asked question, and it is a widely discussed topic. That is the story Toba Tek Singh is a satire on politicians and the partition of 1947. सो इससे पहले की वीडियोस में स्टूडेंट्स में आपके साथ सादत मंटो का ये जो मशहूर अफसाना है टोबा टेक सिंह, उसकी समरी इन डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ। और मोस्ट ऑफ द मटेरियल विच इज़ प्रेजेंट इन दैट वीडियो इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन अंडर डिस्कशन। तो इस हवाले से स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि इस कहानी के ऊपर बहुत से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है टोबा टेक सिंह का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिकली द मेन पर्पस ऑफ द स्टोरी वाज टू सेटराइज द पॉलिटिशियंस ऑफ दैट टाइम एंड द पार्टीशन ऑफ 1947। सो आइए स्टूडेंट्स, लाइन बाइन इसकी कमेंट्री, इसका तबसरा, इसका एनालिसिस भी साथ साथ हो जाएगा। 20 से 22 मिनट की ये वीडियो स्टूडेंट्स हो सकता हो जाए, तो बेहतर विजिबिलिटी के लिए आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगाइए। स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है टोबा टेक सिंह, ये एक वाइडली एक डिस्कस्ड शॉर्ट स्टोरी है, और सादत मंटो का ये एक मशहूर अफसाना है टोबा टेक सिंह। तो इसके ऊपर इसमें पॉलिटिशियंस पे और जो 1947 की जो पार्टीशन हुई थी उसके ऊपर स्टायर की गई है, उसके ऊपर तंज किया गया। बरह रास्त तो सारी बात तंज नहीं किया गया, डायरेक्ट तंज इसके ऊपर नहीं है, लेकिन एक वील्ड मैनर में, एक हिडन मैनर में, एक छुपे अंदाज में राइटर ने इसके ऊपर अटैक किया है। और यहाँ पे जिस तरह का सिनेरियो दिखाया है राइटर ने, एनवायरनमेंट दिखाया है कहानी के अंदर, इसकी जिस तरह की सेटिंग ली है, ये डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ी स्टायर है उस दौर के पॉलिटिशियंस पर, जो कि 1947 की इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन का बाइस बने। ये बहुत से लोग इस बात से इत्तफाक नहीं भी कर सकते, क्योंकि देर आर मैनी पीपल हु वर द सपोर्टर्स ऑफ दिस डिवीजन एंड पार्टीशन इन 1947। तो मंटो सीम्स टू बी वन ऑफ दोज हु वर अपोज्ड दिस पार्टीशन। इसमें हमने ये देखना है कि मंटो का लगता है कि जैसे वो इस पार्टीशन के अगेंस्ट है, इसके खिलाफ है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। टोबा टेक सिंह इज अ पावरफुल शॉर्ट स्टोरी बाय सादत मंटो। This story is regarded as a political satire on the partition of 1947 and the political leaders who divided India, जिन्होंने इंडिया को डिवाइड कर दिया into two separate countries, दो अलग मुल्क में, यानी दो अलग ममालिक में इसको तकसीम कर देता है इंडिया को। हिंदुस्तान उस वक्त इसका नाम हमारे यहाँ उर्दू में इसके पैरेलल लिया जाता था। तो इंडिया को डिवाइड करके उसके दो हिस्से कर दिए गए, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। और ये तकसीम मंटो जिस तरह से स्टायर कर रहा है, उस लिहाज से हम ये कहेंगे कि ये एक रिलीजन की बेस पे की गई एक क्या थी, एक तकसीम थी, एक पार्टीशन थी, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया है। असल में कई और बहुत सी वजूहात थी, देयर वर मैनी रीजन्स बिहाइंड दिस पार्टीशन एंड सेपरेशन। लेकिन यह है कि जिस तरह से मंटो ने इसको सटाराइज किया है, जिस तरह से यहाँ पे स्टायर किया है, तो हम यही एक पहलू जो है वो ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए हमने इसी को लिया है कि ये ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन की गई पार्टीशन थी। दैट्स वाई इसको निशान तनकीद के सेंस में लिया जाएगा। सो मंटो हैज़ यूज द टेक्निक ऑफ द फेमस नॉवेलिस्ट जोनाथन स्विफ्ट। स्टूडेंट्स याद रखिए, हमारे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत से ऐसे राइटर हो गुजरे हैं जिन्होंने इसी अंदाज के साथ, यानी सुपरफिशियली तो एक कॉमेडी सी दिखाई, लाइट सा एटमॉस्फेयर दिखाया, एक कॉमेडी वाला एक माहौल क्रिएट किया, करैक्टर्स जो हैं वो उनको कॉमिक हरकतें करते हुए दिखाया, कैरिकेचरिंग करते हुए। लेकिन उसके जो डेप्थ में जाके हम देखते हैं तो वो जो अंडरलाइंग मैसेज होता है, या डेप्थ में जाके देखते हैं तो उसके अंदर एक छुपी स्टाइल होती है। ये टेक्निक इंग्लिश में, यानी इंग्लिश लिटरेचर में जोनाथन स्विफ्ट ने इस्तेमाल की थी, जो कि एक बहुत बड़ा सेटरिस्ट यानी स्टायरिस्ट कह लें, या स्टायर करने वाला, तंज करने वाला हो गुजरा है जोनाथन स्विफ्ट। तो ऐसे लगता है कि जैसे
मंटो ने उसी की टेक्निक को कॉपी किया है, उसी की टेक्निक को यूज़ किया है। हु प्रेजेंटेड वेरी सीरियस मैटर, और जोनाथन स्विफ्ट अपनी तहरीरों में एक बहुत ही संजीदा मामले को पेश किया करता था इन ए वेरी मॉक सीरियस वे, बड़े बड़े मजाकाखेज अंदाज में और मिले जुले संजीदगी और मॉक सीरियस अंदाज में, मैनर में वो इस तरह इस्तेमाल किया जाता था। इसके लिए जोनाथन स्विफ्ट का एक मशहूर ज़माना नावल है गुलिवर्स ट्रेवल्स, यानी गुलिवर के सफ़रनामे, जो कि पहले इंग्लिश की बुक्स में और इंडिया और पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे पढ़ाया जाता रहा है। तो ये उसका एक शाहकार था। तो ऐसे लगता है कि मंटो ने इसी को कॉपी किया है, जोनाथन स्विफ्ट की जिस तरह का स्टाइल था। इसी तरह जोनाथन स्विफ्ट ने ये जो मॉक सीरीज़ वे है, यानी सुपरफिशली तो उसने कॉमेडी दिखाई है, लेकिन इनर जाके हम जब देखते हैं तो उसके अंदर उसने बहुत बड़ी स्टाइल छुपाई होती थी। ये उसने काम किया था। अपनी एक और मशहूर ज़माना उसकी तहरीर है मॉडेस्ट प्रपोजल, उसके अंदर भी दिखाया था। यानी एक मैंने आपको बताया कि जोनाथन स्विफ्ट का जो एक नावल था गुलिवर्स ट्रैवल, और दूसरा उसका जो नावल था मॉडेस्ट प्रपोजल, इसके अंदर इस तरह उसने दिखाया है जैसे यहाँ पे हम देखेंगे। इस तरह दिस स्टोरी सीम्स अपरेंटली सीम्स टू बी कॉमिक। बज़ाहिर तो ये एक कॉमेडी लगती है, कॉमिक लगता है माहौल, क्योंकि यहाँ पे पागल खाने का एक मंजर दिखाया गया और पागलों को बड़ी अजीबोगरीब और बड़ी स्ट्रेंज हरकतें करते हुए और एक अजीबोगरीब किस्म के कमेंट्स पास करते हुए दिखाया गया इस पार्टीशन से मुतल्लक। लेकिन इसके अंदर जो छुपा दर्द है, इसके अंदर जो छुपी पेन है, इसके अंदर जो छुपा वो उन पागलों की जो अटैचमेंट है अपनी सरजमीन के साथ, ख़ास तौर पे हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर बिशन सिंह जो है, जिसके अटैचमेंट टोबा टेक सिंह के साथ है, जो कि एक हमारे यहाँ पाकिस्तान में फैसलाबाद की एक तहसील है टोबा टेक सिंह। बट इनवर्टली इट गिव्स ए वेरी सीरियस एंड डीप मैसेज, लेकिन अंदर तौर पे ये बहुत सा गहरा मैसेज भी देता है। मोरओवर मंटो हैज़ यूज डिकन स्टाइल ऑफ राइटिंग, और ये एक इसी तरह का स्टाइल हमारे यहाँ एक क्वीन विक्टोरिया के ज़माने का एक बहुत बड़ा नॉवलिस्ट हो गुजरा है, चार्ल्स डिकन्स। चार्ल्स डिकन्स का स्टाइल भी ऐसा ही था। असल में इस तरह के हवाले देने से आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो ज़्यादा वेटी और ज़्यादा आर्गूमेंटेटिव बन जाता है, ज़्यादा स्कॉलरली बन जाता है। तो दैट्स वाई मैंने इन दो अजीम नावलिस्ट का जिक्र भी कर दिया है इसके अंदर कि वो भी इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल किया करते थे, जैसा कि हमारे यहाँ पे सादत हसन मंटो ने इस कहानी टोबा टेक सिंह के अंदर इख्तियार की है। तो डिकन्स का स्टाइल ऑफ राइटिंग भी ऐसा ही था, विच एज द फॉलोइंग फीचर फॉर द रीडर्स, और पढ़ने वाले को वो उसका फीचर ये होता था उसकी। अब जब नॉवल्स को पढ़ते हैं, उनके नॉवलों को पढ़ के क्या होता था कि मेक्स दम लाफ, के वो पढ़ने वालों को हंसाता भी था, मेक दम वीप, और हंसाते हंसाते रोने पे मजबूर भी कर दिया करता था, और मेक्स दम थिंक। और साथ ही साथ एक एडिशनल ये चीज़ होती थी, डिकन्स अपनी तहरीरों में रुला भी देता था, हंसा भी देता था और सोचने की तरफ माइल भी करता था। तो ये कहानी हमें हंसाती भी है, ये कहानी हमें दुख भी देती है, हम रोने पे भी मजबूर हो जाते हैं और हम बहुत कुछ सोचने पे भी मजबूर हो जाते हैं, जो कुछ राइटर मंटो इस टोबा टेक सिंह कहानी में दिखाना चाहता है उसको परख कर। पहले थोड़ा सा अब 1947 के जो हालात थे, क्योंकि बेस्टर स्टूडेंट्स जो यंग जनरेशन हैं वो उस दौर के, और ये जो पार्टीशन हुई थी और उस पार्टीशन के नतीजे में जो बड़े पैमाने पे माइग्रेशन हुई थी, लार्ज स्केल जो माइग्रेशन थी, उसके मतलब वो वाक़यात को शायद इतनी तरह से नहीं देख जानते जितना कि वो लोग जो इससे यानी इस जनरेशन से जो पहले गुजरे हैं, या वो लोग जो इस पार्टीशन के नतीजे में होने वाले फसादात और जुल्म और ज़्यादतियों का ख़ुद शिकार हुए, वो वैसे नहीं जानते। लिहाजा मैंने थोड़ा सा उसका ब्रीफिंग आपको दे दी है कि शायद मंटो के ज़हन में भी यही पार्टीशन के फसादात थे जिसकी वजह से उसने इस कहानी को सटाराइज़ किया है, इस कहानी में सटाराइज़ किया है। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ पार्टीशन ऑफ 1947 ये ज़ाहिर करती है कि किस तरह से 1947 की जो पार्टीशन थी उसने मजबूर किया द कॉमन पीपल, हम लोगों को, टू माइग्रेट, कि वो हिजरत कर जाएं फ्रॉम द नेटिव प्लेस, अपने आबाई इलाकों से, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, मज़हब की बुनियाद पर। दे हैड टू लीव देयर एंसेस्टर्स, उन्हें अपने आबाओ अजदाद के घरों को छोड़ना पड़ गया। और किस तरह छोड़ना पड़ गया? अगेंस्ट देयर विल, यानी अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। या विल का माना ख्वाहिश है, मर्ज़ी है। वैसे तो विल का माना गा, गे, गी यानी फ्यूचर टेंस में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ विल का माना यहाँ डिज़ायर है। दस इन द स्टोरी मंटो पोर्ट्रेज वेरी इफेक्टिवली
मंटो बहुत मसर अंदाज से पेश करता है दुखों को, ग्रीफ एंड टेंशन और परेशानियों को ऑफ द अफेक्टेड फैमिलीज और मुतासरा ख़ानदानों के, यानी वो लोग जो माइग्रेट करने पे मजबूर हुए, जो हिंदू और सिख यहाँ पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया की तरफ माइग्रेट कर गए, और वो वहाँ से हिंदुस्तान से जो मुसलमान माइग्रेट करके पाकिस्तान आए, वो अफेक्टेड लोग हैं, वो मुतासरा लोग हैं। वो अपने प्यारों से बिछड़ गए, वो अपनी जायदादें छोड़ने पर मजबूर हो गए, वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा जानो माल के नुकसान का सामना करना पड़ा। इट इंडिकेट्स द सैड प्लाइट, और ये अफसोसनाक सूरत हाल को जाहिर करता है ऑफ द पीपल, उन लोगों की हु वर डिस्प्लेस्ड, जिन्हें एक अपनी जगह से कहीं और भेज दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया। डिस्प्लेसमेंट आप समझते हैं कि किसी को किसी और जगह शिफ्ट कर देना, जिन्हें डिस्प्लेस्ड कर दिया गया फोर्सेबली, और वो भी ज़बरदस्ती, फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल होम्स, अपने आबाई घरों से। द स्टोरी भी रियलिस्टिकली पोर्ट्रेज, और ये कहानी बड़ी हकीकत पसंदाना अंदाज में, बड़ी हकीकी तौर पे पोर्ट्रे करती है, काशी करती है द इमोशनल ट्रामा, इस जज्बाती शदीद झटके को। ये ट्रामा का माना शदीद झटका होता है, सदमा होता है। ये स्वीयर के स्पेलिंग में स्टूडेंट यहाँ पे ई आएगा एंड पे आर के बाद, और द पार्टीशन स्वीयर शॉक, यानी ट्रामा को जाहिर करती है पार्टीशन के। द पार्टीशन क्रिएटेड हैवक प्रॉब्लम्स, और इस पार्टीशन ने बहुत बड़ी तबाहकुन, ये हैवक का माना तबाहकुन होता है, डिस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम्स पैदा किए फॉर द मिलियंस ऑफ माइग्रेटर्स, उन लाखों माइग्रेटर्स के लिए जो हिजरत करने पे मजबूर हुए। मैनी रिफ्यूजी कैंप्स, और बहुत से पनाह गज़ीनों के कैंप जो हैं वर मेड, बनाए गए बेस्ड ऑन द रिलीजियस आइडेंटिटीज़, और उनकी पहचान क्या थी, मज़हब की बुनियाद पर पहचान की गई थी कि ये सिखों का कैंप है, ये हिंदुओं का कैंप है, ये मुसलमानों का रिफ्यूजी कैंप है। देयर वाज अ वाइड वाई रेंज ऑफ वायलेंस, और बड़े पैमाने पर तशद्दुद हुआ, दैट रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जो कि हज़ारों लोगों की मौत का बायस बन गया। द हिंदूज हैड टू फ्ली टू इंडिया, और हिंदुओं को फरार होकर भाग कर जाना पड़ा, फ्ली टू इंडिया, एंड द मुस्लिम्स हैड टू माइग्रेट टू पाकिस्तान, और मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ हिजरत करके आना पड़ा। ड्यूरिंग दैट शिफ्टिंग एंड माइग्रेशन, इस माइग्रेशन और शिफ्टिंग के दौरान मैनी हैड टू फेस द लॉस, कई लोगों को लॉस का सामना करना पड़ा ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जानो माल का। इट वॉज अ माइग्रेशन ऑफ वायलेंट नेचर, और यह माइग्रेशन कोई पुरअमन नहीं थी, इस माइग्रेशन में बहुत सा वायलेंस भी हुआ, बहुत सा तशद्दुद भी हुआ। हिंदू और सिख जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए भी नज़र आए, इसके अंदर तशद्दुद करते नज़र आए। एंड इट क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ हॉस्टिलिटी, और इसने एक मुखालफत का, एक दुश्मनी का माहौल पैदा कर दिया, एंड डाउट्स और शकूक व शुबहात का, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत के रहने वालों और पाकिस्तान के अंदर रहने वालों के दरमियान। और ये माहौल अभी तक छाया हुआ है। दिस एटमॉस्फेयर इज स्टिल प्रिवेलिंग, और ये माहौल अभी तक, स्टिल का मैंने अभी तक होता है, प्रिवेलिंग छाया हुआ है। प्रिवेलिंग के स्पेलिंग स्टूडेंट्स देख लीजिएगा, ये एन नहीं आता, बिटवीन दीज टू नेशंस, इन कौमों के दरमियान। तो शायद इसी वजह से, इसी पहलू को लेकर सादत हसन मंटो ने इसके ऊपर तनकीद की है। वरना तो यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग भी हैं, बहुत से जाहिर बात है कि ऐसे हैं जो इस पार्टीशन की सपोर्ट करते हैं, और जाहिर बात है कि उन्होंने सुख का सांस भी लिया कि वो सेपरेटली रहेंगे, अमन से रहेंगे। लेकिन ये मंटो जो है, ये इस पहलू को शायद लेकर इसके ऊपर तनकीद कर रहा है। मंटो है सेटाराइज द पॉलिटिशियन, मंटो ने पॉलिटिशियंस को सेटाराइज किया, एंड द पार्टीशन, और पार्टीशन को, थ्रू द रिएक्शन एंड कमेंट्स ऑफ द लुनेटिक्स। अब यहाँ पे कहानी की समरी मैंने आपको स्टूडेंट्सों के डिस्कस की हुई है, तो यहाँ पे मैं अगर समरी दोबारा बताऊँगा तो हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट होगा। समरी वाली वीडियो आप अच्छी तरह देख लीजिए। उसके अंदर एक लाहौर का पागल खाना दिखाया गया है। उस पागल खाने के अंदर लुनेटिक्स हैं, यानी खपती लोग हैं, पागल लोग हैं, जिन्हें वहाँ पे बंद किया गया है, वहाँ पे रखा गया है, या उनके लवाहिकीन पागल होने के बाद उन्हें वहाँ छोड़ के चले गए हैं। और ये फैसला किया गया है, ये पाकिस्तान बनने के, हिंदुस्तान बनने के कुछ 2-3 साल बाद ये फैसला किया गया। हायर अथॉरिटीज़ ने ये फैसला किया, हिंदुस्तान के पागल जब वो पाकिस्तान शिफ्ट किए जाएंगे, और पाकिस्तान के पागल खानों में जो जो हिंदू और जो सिख खपती हैं, लुनेटिक्स हैं, पागल हैं, उन्हें वहाँ पे भेजा जाएगा। और जब उनको ये खबर मिली, तो इस हवाले से जिस तरह से उन्होंने रिएक्शन दिया है, जो रद्द-ए-अमल दिखाया है, वो रद्द-ए-अमल ये ज़ाहिर करता है। हु वर द इनमेट्स ऑफ द लुनेटिक अजाइलम, जो कि इस पागल खाने के रहायशी थे। इनमेट्स, तो इनमेट्स का माना रेजिडेंट्स होता है, और वहाँ पे रहने वाले जो होते हैं। मैड हाउस ऑफ लाहौर, 2 or 3 years after the partition, it was decided by the governments of India and Pakistan
पाकिस्तान और भारत के हुकूमतों ने यह फैसला किया 2-3 साल बाद दैट द लुनेटिक्स कि जितने भी पागल हैं फ्रॉम बोथ द कंट्रीज, दोनों मुल्कों के शुड बी एक्सचेंज, उनका आपस में तबादला किया जाएगा म्यूचुअली बाहमी तौर पर आपस में। द मुस्लिम लुनेटिक्स फ्रॉम इंडिया वुड बी सेंट टू पाकिस्तान, और इंडिया से जो मुस्लिम लुनेटिक्स तो पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे, एंड द हिंदूज एंड द सिख लुनेटिक्स फ्रॉम पाकिस्तान वुड बी सेंट टू इंडिया। इस तरह द लुनेटिक्स ऑफ पाकिस्तानी साइड और पाकिस्तानी साइड के जो लुनेटिक्स थे वह टोटली कन्फ्यूज, वो मुकम्मल तौर पर कन्फ्यूज नजर आए। पागल खाने में एक माहौल बन गया, चहमगोइयाँ होने लगी, ड्रामा लग गया वहाँ पे। वैन दे केम टू नो अबाउट द डिसीजन, जब उन्हें फैसले का पता चला, बट बिकॉज दे डिडंट नो एनीथिंग अबाउट पाकिस्तान, क्योंकि वो पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते थे, दे वर अनअवेयर ऑफ इट्स लोकेशन, उन्हें पता नहीं था कि इस वक्त उनकी लोकेशन कहाँ बनेगी, यानी क्या वो एरियाज जिन एरिया से वो बिलोंग करते हैं वो पाकिस्तान में शामिल हुए हैं या इंडिया में शामिल हुए हैं। उस ज़माने में इस तरह का सोशल मीडिया या इस तरह का मीडिया तो था नहीं, अखबार ही मेन सोर्स होता था, और या फिर लोग आपस में एक दूसरे से बातें शेयर करके कम्युनिकेशन किया करते थे, खबर का ज़रिया उनका सिर्फ महदूद था। दे वर अनअवेयर ऑफ दिस लोकेशन एंड वांटेड टू नो वेदर दे वर इन इंडिया और इन पाकिस्तान। A very interesting situation got created in लाहौर अजाइलम। लाहौर अजाइलम में, यानी लाहौर के जो ये अजाइलम के स्पेलिंग स्टूडेंट ज़रा देख लीजिएगा, अजाइलम के स्पेलिंग ASYLUM है। अजाइलम में बहुत सी दिलचस्प सूरत पैदा हो गई। डिफरेंट लुनेटिक्स गेव डिफरेंट रिएक्शंस, और मुख्तलिफ पागलों ने मुख्तलिफ रिएक्शंस दिए एंड व्यूज़ दिए अबाउट दिस सडन अनएक्सपेक्टेड शिफ्टिंग, इस अचानक और गैर मुतवक्किल शिफ्टिंग के बारे में। वन ऑफ द लुनेटिक्स, एक जो पागल था, हु हैड बिन रीडिंग, जो कि पढ़ता रहा था, द न्यूज़पेपर, एक अखबार, उस ज़माने का मशहूर अखबार था, ज़िम्मेदार अखबार, फॉर द लास्ट 12 ईयर, गुज़श्ता 12 साल से। ही आस्क्ड मौलवी, उसने एक मौलवी से पूछा अबाउट व्हाट पाकिस्तान इज़, कि पाकिस्तान क्या होता है, मुझे ज़रा बताइए मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या है। तो उस मौलवी ने एक तंज़िया जुमला बोला। इनफैक्ट बात तो मौलवी कर रहा है, लेकिन इनफैक्ट ये बात कौन कर रहा है, हमारा राइटर कर रहा है। मंटो इस तकसीम के हवाले से क्या कर रहा है ज़रा सुनिए, उसने पाकिस्तानी पे किस तरह से अटैक किया है। द मौलवी रिप्लाइड आफ्टर मच थिंकिंग, काफ़ी सोच विचार के बाद उस मौलवी ने जवाब दिया, डोंट यू नो, तुम्हें नहीं पता, अ प्लेस इन इंडिया की, इंडिया के अंदर एक जगह है, नोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग कट थ्रू ट्रेजर्स, जो कि मशहूर है बनाने के लिए, बड़े पैमाने पर बनाने के लिए। नोन फॉर जो जानी जाती है, जो मशहूर है मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए, द कट थ्रू ट्रेजर्स, उस्तरे, यानी ये उस्तरे बनाने के लिए एक बड़े पैमाने पर उस्तरे बनाए जाने वाली एक जगह का नाम है। तो यहाँ पे अब उस्तरा तेज़ तरार, शार्प, चलाक, तेज़ तरार लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सिम्बॉलिकली राइटर ने इसमें बहुत बड़ी तंज छुपाई। इस तरह उसने फिर हिंदुओं को भी अटैक किया। वो का नोट स्टार, हम स्टार नोट करते हैं अबव लाइन्स, मदरजा वाला लाइनों में। सिमिलरली वन ऑफ द सिख लुनेटिक्स, और सिखों में से एक जो पागल था उसने कमेंटेड, तबसरा किया, बट आई नो द लैंग्वेज, लेकिन मैं तो ज़ुबान जानता हूँ, किनकी, ऑफ हिंडोस्ट्रस लिखा हुआ है, तो हिंदू को हिंडोस्ट्रस कर दिया। ये किसी का नाम बिगाड़ के जैसे बात की जाती है, तो ये तंज उसमें होता है, तो इस तरह उसने इसको हिंडोस्ट्रस कर दिया कि मुझे तो हिंडोस्ट्रस की ज़बान आती है। ये फर्दर कमेंटेड, उसने मज़ीद तबसरा ये किया, दिस ब्लडी इंडियन, कि ये बड़े ब्लडी हरामजादे हैं इंडियंस हैं, द वे दे स्टार्ट अबाउट, जिस तरह से वो अकड़ अकड़ कर चलते हैं। हेयर मंटो हैज़ क्रिटिसाइज्ड, लिहाजा लानों में मंटो ने हिंदुओं को क्रिटिसाइज कर दिया, फादर प्राइड, उनके गुरूर की वजह से। वन ऑफ द लुनेटिक्स गॉट इवन मोर मैड, वहाँ पे एक पागल था, उसने जब इस तरह की खबर सुनी और इसके बारे में चहमगोइयाँ सुनी, बातचीत सुनी, वो और टेंशन में आ गया, वो और पागल हो गया। वो पहले पागल था और मजीद पागल हो गया। एंड क्लाइम्ड अप ट्री, और एक दिन एक दरख्त पर चढ़ गया, और उसने वहाँ पर दरख्त पर चढ़ कर 2 घंटे पूरे तकरीर झाड़ दी इंडिया और पाकिस्तान के मौजू पर। ही डिलीवर्ड 2 आवर्स लॉन्ग स्पीच, उसमें 2 घंटे लंबी तकरीर डाल दिया था टॉपिक ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। लेटर दी डिसाइडेड, बाद में ये फैसला किया गया टू लिव देयर, उसने ये फैसला किया वो रहेगा ऑन ए ट्री, एक दरख्त पर, इंस्टेड ऑफ गोइंग आइदर टू पाकिस्तान और टू इंडिया, ना वो पाकिस्तान में जाएगा और ना वो इंडिया में जाएगा। वो कहता है कि मैं तो इसी दरख्त पे रहूँगा। वहाँ पे एक यंग लॉयर भी था, हिंदू लॉयर था, लाहौर से उसका तल्लक था, तो उसको जब इसका पता चला तो उसका रिएक्शन ज़रा नोट कर लीजिए। हैड गॉन मेंटल, वो पागल हो चुका था, बिकॉज ऑफ द फेलियर इन लव, एक लव अफेयर में नाकामी की वजह से। व्हेन ही केम टू नो दैट अमृतसर हैड गॉन टू इंडिया, और जब उसे पता चला कि अमृतसर का इलाका इंडिया में शामिल हो गया है, ही स्टार्टेड अब्यूजिंग हिंदू मुस्लिम लीडर्स, तो उसने हिंदू मुस्लिम लीडरों को गाली देना शुरू कर दी। वजह क्या थी कि अमृतसर के अंदर उसके एक साबका महबूबा रहती थी। लीडर्स बिकॉज ही इज बिलव्ड लिव्ड इन अमृतसर, क्योंकि उसकी जो महबूबा थी वो अमृतसर में रहती थी। हेयर मंटो हैज़
क्रिटिसाइज सैटराइज, जहाँ पे मंटो ने सैटराइज किया है, तंज किया है द हिंदू मुस्लिम लीडर्स को हु सेपरेटेड द लवर्स एंड द बिलव्ड्स, जिन्होंने आशिकों को और माशूकों को या महबूबों को एक दूसरे से अलग कर दिया। मंटो हैज शोन द पेन ऑफ सेपरेशन, और मंटो ने इस जुदाई की जो तकलीफ़ है, इस अलहदगी की जो तकलीफ़ है और इस ट्रॉमा को, इस सवीर शौक को बयान किया है थ्रू द करेक्टर ऑफ बेशन सिंह, जो कि हमारी कहानी का मेन करेक्टर है, सबसे बड़ा किरदार है। वो इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी अंडर डिस्कशन, जेर बहस कहानी का। बेशन सिंह वाज आल्सो वन ऑफ द लुनेटिक्स ऑफ लाहौर अजाइलम, वो भी लाहौर के पागल खाने का एक रहायशी था, वहाँ पे रहने वाला था। ही वाज एडमिटेड टू द अजाइलम, उसे अजाइलम में दाखिल करवाया गया था 15 साल पहले, लेकिन 15 साल से वो शख्स सोया नहीं, बल्कि कभी कभी वो दीवार से टेक लगा लेता था, कभी लेटा भी नहीं, उसकी टांगें फूली हुई थी, आप अंदाज़ा कर लीजिए। तो इवन एक मैड पर्सन, एक ऐसा शख्स भी अपने रिएक्शन दे रहा है इस पार्टीशन से मुतल्लक, हैड गॉन मैड। तो बेसिकली वो टोबा टेक सिंह से बिलोंग करता था। टोबा टेक सिंह वाज हिज होम टाउन वेरी ओन्ड, जहाँ पे वो मालिक था बहुत सारी ज़मीनों का और जायदाद का। इवन दो ही हैड गॉन मैड, अगर जो वो पागल हो चुका था, येट ही हैड ग्रेट अटैचमेंट विद द, लेकिन उसने बड़ी वाबस्तगी की दिखाई। इस पूरी कहानी के अंदर आप देखेंगे सबसे जो पथेटिक और सबसे ट्रेजिक और सबसे दुख भरा जो सीन है वो इस बेशन सिंह से मुतल्लक होगा, जब वो लाहौर बॉर्डर पर उसकी मौत हो जाएगी, आखिरी लम्हों पे उसका नाम अपनी इस सरजमीन को होगा जिससे वो वाबस्तगी रखता था। ही स्पोक अबाउट टोबा टेक सिंह, वो टोबा टेक सिंह के बारे में बातें क्या करता था पागल खाने में रहते हुए, सो फ्रिक्वेंटली, इतनी कसरत से, दैट ऑल इज मेंटल फेलोज के जितने भी पागल शख्स थे उसके साथी, कॉल्ड हिम टोबा टेक सिंह, वो सिर्फ बेशन सिंह नहीं बल्कि टोबा टेक सिंह कहा करते थे। ही ऑफन मरबट द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ स्ट्रेंज वर्ड्स, अक्सर ज़बान पे, क्योंकि वो पागल था तो इस तरह के अल्फाज बोला करता था। ये अल्फाज मैंने समरी में भी आपको डिस्कस किए थे। ऊपर द गुड़ गुड़, द एनेक्स, द बेध्याना, द मूंग द दाल ऑफ लालटेन। तो अक्सर हम देखेंगे कि इस लालटेन की जगह वो अपने नाम को चेंज करके पाकिस्तान और कभी अपनी जो आबाई सरजमीन है टोबा टेक सिंह उसका जिक्र किया करेगा। वैन द अदर इनमेट्स ऑफ द अजाइलम आस्क्ड अबाउट हिज ओपिनियन, और जब एक बार दूसरे रहायशियों ने, जो पागल खाने के रहायशी थे, उन्होंने उसकी राय पूछी इस गैर मुतवक्के शिफ्टिंग के मतलब, तो ही अटर्ड द फॉलोइंग वर्ड्स, तो उसने ये मदरजा ज़ेल अल्फाज बोले। ऊपर द गुड़ गुड़, द एनेक्स, द बेध्याना, द मूंग द दाल ऑफ पाकिस्तान। तो जो पागल था तो ये जीबो गरीब किस्म के फ्रेज बोला करता था, लेकिन ये इस तहरीर के आखिरी जो अल्फाज है वो बड़े मानी खेज हैं। ही वांटेड टू नो द लोकेशन ऑफ टोबा टेक सिंह, को टोबा टेक सिंह की लोकेशन को जानना चाहता था कि टोबा टेक सिंह कहाँ गया है, इंडिया में गया है या पाकिस्तान में गया है। बट नो बडी कुड गिव हिम द सेटिस्फैक्ट्री आंसर, लेकिन कोई भी उसे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे सकता था। बीइंग एंग्री, गुस्से में आकर एक दिन बेशन सिंह ने ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया और गुस्से से कहा, अपर द गुड़ गुड़ द एनेक्स द बेध्याना, और फिर एंड पे क्या कहा, द मूंग द दाल ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया दिल फिटे मुँह। तो ये तोर फिटे हम जानते हैं, ये अब्यूजिंग है, ये गाली है, लानत भेजने का कमल है हमारे यहाँ। तो उसने लानत भेजी कि मिट्टी पाओ, लानत भेजो इस चीज़ पे, इंडिया पाकिस्तान का क्या ये रौला पड़ा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा कि उसका टोबा टेक सिंह किधर गया है। दिस कर्स, और ये जो लानत है, ये जो स्वीयर स्टार, एक शदीद तंज है ऑन द पार्टीशन पर। फाइनली आखिरकार द डे ऑफ एक्सचेंजिंग लुनेटिक्स, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब पागलों का तबादला होना था। केम और बेशन सिंह जो है अलॉन्ग विद लुनेटिक्स, और दूसरे लुनेटिक्स के साथ, दूसरे पागलों के साथ उसे भी लारी और बसों के जरिए ट्रांसपोर्ट कर दिया गया वाघा बॉर्डर की तरफ, और वहाँ पर उन्हें पहुँचा दिया गया। आफ्टर मैनी लुनेटिक्स, और कई पागलों के तबादले के बाद आखिरकार बेशन सिंह की बारी आ गई। बेशन सिंह स्टर्न केम फॉर एक्सचेंज आस्ट ऑफिशियल, और वहाँ पर उसने मौजूदा एहलकारों से पूछा, वेयर इज़ टोबा टेक सिंह, इज़ इट इन इंडिया और इन पाकिस्तान, के टोबा टेक सिंह कहाँ है, क्या इंडिया और पाकिस्तान में है या इंडिया में। द ऑफिसर लाफ्ड, और ऑफिसर हंसा, और उसने कहा, टोल्ड इट इट वाज इन पाकिस्तान। बेशन सिंह जंप बैक, और बेशन सिंह जो उसकी मेज़ से, जहाँ पे उसकी वो पेपर वर्क हो रहा था, वहाँ से पीछे की तरफ जंप लगा के भागा एंड ट्राई टू रन, और भागने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी गार्ड्स ने उस पर काबू पा लिया और उसे वापस लेकर आए। दे ट्राई टू पुश हिम अक्रॉस द डिवाइडिंग लाइन, और उन्होंने उसे डिवाइडिंग लाइन के उस पार धक्का दे के पुश करके भेजने की कोशिश की, फोर्सेबली ज़बरदस्ती, टुवर्ड्स इंडिया के इलाके की तरफ। बट ही रिफ्यूज़ टू मूव हेड, लेकिन उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो अपने सूजे हुए लेग्स पर बड़ा पुख्ता और पक्का होकर खड़ा हो गया। ही स्टूड फर्म, वो मजबूती से खड़ा हो गया ऑन हिज फॉलन लेग्स। ही स्टार्टेड अनाउंसिंग, और उसने ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया, अपर द गुड़ गुड़, द एनेक्स, द बेध्याना, द मूंग द दाल ऑफ टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पे उसने जो टोबा टेक सिंह और या पाकिस्तान को एक साथ इकट्ठा जोड़ के मेंशन किया है, इससे उसके सरजमीन के साथ वाबस्तगी का पता भी चलता है जहाँ से उसे ज़बरदस्ती ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था।
सीइंग हिम, उसको देखकर जब देखा कि ये बंदा विलिंग नहीं है, तैयार नहीं है जाने के लिए, तो ऑफिशियल्स ने कहा चलो इसको थोड़ी देर खड़ा रहने दो, ये बंदा जिद कर रहा है, बड़ी उम्र का है, इसको तशद्दुद भी नहीं कर सकते, पहले दूसरे लोगों को निपटा लें फिर इसकी तरफ तवज्जो करते हैं। द ऑफिशियल लेट हिम स्टैंड असाइड फॉर सम टाइम एंड दे फोकस्ड ऑन द रिमेनिंग प्रोसीडिंग, और उन्होंने बाकी प्रोसीडिंग पे तवज्जो की जस्ट बिफोर सनराइज। लेकिन राइटर कहता है कि सुबह का सूर्य तुल होने से ज़रा पहले बिशन सिंह, द मैन हु हैड बीन स्टैंडिंग ऑन हिज लेग्स कंटिन्यूअसली फॉर 15 ईयर्स, कि वो बिशन सिंह जो कि 15 साल से अपने पाँव पे मुसलसल खड़ा हुआ था, स्क्रीम्ड अलाउड, उसने ऊंची आवाज़ में चीख मारी और धड़म से नीचे गिर गया। द ऑफिसर फ्रॉम द बोथ साइड रेस्ट टुवर्ड्स हिम, और दोनों तरफ के ऑफिसर जो उसकी तरफ बढ़े। बिशन सिंह हैड कोलैप्स्ड टू द ग्राउंड, वो ज़मीन पे धड़म से गिर चुका था और ऊंधे मुँह लेटा था। इट वाज नो मैंस लैंड, और वो जिस जगह पे लेटा था वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, बॉर्डर के दरमियान वो जगह होती है, एक तरफ खारदार तार उनकी लगी होती है और एक तरफ खारदार तार हमारी लगी होती है, तो इस तरह उनके दरमियान एक जगह आती है जो कि नो मैंस लैंड कहलाती है। तो वहाँ पे 0 पॉइंट पे वो खड़ा हो गया। अ पीस ऑफ लैंड विच इज़ इंक्लूडेड नाइदर इन इंडिया नॉर इन पाकिस्तान, इस जगह का कोई नाम नहीं था, ये ना पाकिस्तान की थी और ना इंडिया की थी। इंडिया वाज ऑन द वन साइड बिहाइंड द बार्ड वायर, और वो जो बार्बड वायर होती है ना जिसको हम खारदार तार कहते हैं, उसका जंगला लगा हुआ था। वेयर पाकिस्तान वाज ऑन अनदर साइड बिहाइंड द नॉट बार्बड वायर, और वो जो बार्बड वायर का जो फेंस था एक तरफ पाकिस्तान की तरफ था। तो बटेक सिंह बिशन सिंह यानी कि ले डेड, मरा पड़ा था, इन द मिडल ऑन द पीस ऑफ द लैंड, उस जगह के बिल्कुल दरमियान में, दैट आर नो नेम, जिस जगह को कोई नाम न था। हिज डेथ इज़ वेरी टचिंग, और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी मौत जो है बहुत ज़्यादा टचिंग है। होपफुली स्टूडेंट्स के ये इस टायर का सवाल आपको इंशाल्लाह इस मटेरियल के ज़रिए काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।